अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सोल्यूशन करना है किसका? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एग्जांपल, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड आल्सो वेरीफाई द सॉल्यूशन बाय यूजिंग क्रैमर रूल। स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम हमें जो इक्वेशन होती है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, हमारे पास 3 by 3 का सिस्टम है, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस हैं। सही है। और हमें जो है, पहले हमें कैलकुलेटर से इसका सोल्यूशन लाना है और फिर उसके बाद हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे क्रैमर रूल से, और क्रैमर रूल का सोल्यूशन भी हम कैलकुलेटर से लाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सही। अच्छा, तो अब आप देखें कि कैलकुलेटर मेरे पास है और मैं इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन हमें गिवन है, इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा। सही है। तो कैलकुलेटर हमारा नॉर्मल मोड के है, मोड के अंदर है, आप इसको देख सकते हैं। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ मोड, और मॉड में मुझे लाना है 5, क्योंकि इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है, इक्वेशन 5 पर आएगा। ठीक है। 5 जब आएगा तो इक्वेशन की कैटेगरी आएंगी कि मुझे कौन सी कैटेगरी में मेरा जो सिस्टम है वो फॉल करता है। तो मेरा जो सिस्टम है वो फॉल करता है लीनियर इक्वेशन में, लेकिन लीनियर इक्वेशन में भी मेरे पास वेरिएबल कितने हैं स्टूडेंट्स? 3। एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। ठीक है। तो मेरे पास ये सेकंड नंबर पे जो इन्होंने जो सिस्टम दिया हुआ है, जो कमांड दी है इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, वो है 2। तो मैं प्रेस कर रहा हूँ 2। अब मैं इसको वैल्यू दूंगा स्टूडेंट। तो मैं वैल्यू देता हूँ इसको अपने सिस्टम की। तो पहले मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 के कोफिशिएंट्स, -1, 2, 3, और डी में आएगा -7। सेकेंड रो यानी कि सेकेंड इक्वेशन, -4, -5, 6, -13। अब आएगी इक्वेशन नंबर 3, 7, -8, -9 और 39। स्टूडेंट्स, मैंने ये मैट्रिक्स जो है इनको दे दिया है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स इनको मैंने दी। कोफिशिएंट मैट्रिक्स नहीं है, बल्कि ये पूरी इक्वेशंस है और कांस्टेंट भी साथ है इसके। तो क्योंकि कैलकुलेटर में बिल्ट इन जो फंक्शन, जो कमांड है वो यही है। सही है ना। तो अब मैं प्रेस करूंगा इक्वल, और इक्वल प्रेस करने पे मेरे पास इसका आंसर आएगा। ठीक है। तो मैं प्रेस कर रहा हूँ इक्वल। देखिए एक्स की वैल्यू मेरे पास 4 आई है, तो साथ साथ मैं लिखता भी जाता हूँ। एक्स की वैल्यू कितनी है? 4। अब मुझे वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वाई के लिए मैं एक दफा फिर इक्वल प्रेस करूंगा। एक दफा फिर इक्वल प्रेस करते हैं, वाई की वैल्यू -1। तो y की वैल्यू यहाँ कितनी है स्टूडेंट? -1। ठीक है। अब आते हैं z के वैल्यू की तरफ। तो z के लिए मैं इक्वल प्रेस कर रहा हूँ। z है -1/3। तो यहाँ पे -1/3, तो -1 डिवाइडेड बाई 3, -1/3। ठीक है स्टूडेंट। तो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, जो कि 3 by 3 का था, वो हमने सॉल्व कर लिया कैलकुलेटर से। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं क्रैमर रूल से। आपको आपको इस बात के लिए हम जब आपको पता है इस बारे में कि हम लोग क्रैमर रूल जो होता है हमारा, मैं पहले बताता हूँ क्रैमर रूल क्या होता है। देखें, ये क्रैमर रूल लिखा हुआ है, ये क्रैमर रूल है। क्रैमर रूल करता क्या है? क्रैमर रूल जो है वो डिटर्मिनेंट के रेशियो होते हैं असल में। एक्स की वैल्यू जो है वो सॉल्व करता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ डी लिखते हैं, और फिर वाई में डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ डी लिखते हैं, जेड में डिटर्मिनेंट ऑफ सी लिखते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ डी लिखते हैं। अब ये इसमें खास इंपॉर्टेंट जो बात है, जो मेन जो बात है वो ये है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है? डिनोमिनेटर में है डिटर्मिनेंट ऑफ डी। और डिटर्मिनेंट ऑफ डी का मतलब है, ये डिटर्मिनेंट है किसका? कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होती है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है जिनमें पहला जो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपके सामने लिखा हुआ है, पहला जो कॉलम होगा वो एक्स के वेरिएबल्स होंगे, एक्स के कोफिशिएंट्स होंगे। दूसरा जो कॉलम होगा वो वाई के कोफिशिएंट्स होंगे। तीसरा जो कॉलम होगा वो जेड के कोफिशिएंट्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। हमें इनका डिटरमिनेंट पहले फाइंड करना होता है, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल ना हो। अगर डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल आएगा तो क्रैमर रूल से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपको ये डिटरमिनेंट ऑफ ए नजर आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ बी नजर आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ सी नजर आ रहा है, ये क्या है? इसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो डी था, जिसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कह रहे थे, उसमें सिर्फ कोफिशिएंट्स हैं। और कैसे कोफिशिएंट्स हैं मैं इसको थोड़ा बताते हुए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, कोफिशिएंट ये है, जैसे -1, -4 और -7, ये सारे एक्स के कोफिशिएंट्स हैं तीनों इक्वेशंस के। देखिए -1, -4 और 7, और 2, -5 और -8 वाई के कोफिशिएंट्स हैं, 2, -5 और -8। और जेड के जो है वो 3, 6 और -9 है। तो देखिए 3, 6 और -9 है। ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आपको बताऊं कि जो ये जो मैट्रिक्स ए है, जिसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे,
जो मैट्रिक्स बी है इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और मैट्रिक्स सी जो है इसका डिटरमिनेंट जब हम फाइंड करेंगे तो ये ए बी सी कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, कैसे हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यूज आ जाती हैं क्रैमर रूल के रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो देखें जो फर्स्ट जो कॉलम था हमारा, ये डी का जो फर्स्ट कॉलम था उसका फर्स्ट कॉलम हमने रिप्लेस किया है, यानी एक्स का जो कॉलम था वो रिप्लेस कर दिया किससे, इसके कांस्टेंट से। जो सिस्टम का जो कांस्टेंट दिया हुआ था स्टूडेंट्स वो ये दिया हुआ था -7 -13 -39। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने एक्स को यानी क्रैमर रूल के अंदर हम जो एक्स का जो कॉलम होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, कांस्टेंट से। और कांस्टेंट है क्या, -7 -13 और 39। ठीक है स्टूडेंट, बाकी दोनों कॉलम सेम रहते हैं, वाई में भी सेम रहेगा, जेड में भी सेम रहेगा। अच्छा अब आते हैं वाई के वैल्यूज में, वाई के यानी कि बी मैट्रिक्स के अंदर। तो बी मैट्रिक्स के अंदर जो वाई का जो कॉलम है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, कांस्टेंट से। और कांस्टेंट क्या थे, -7 -13 और 39। ये देखें, ये जो है न्यू एंट्री आ गई हमारी। लेकिन किसको रिप्लेस किया हम लोगों ने, हमने रिप्लेस किया y को। और y क्या था, 2 -5 और 8, यानी कोफिशिएंट्स थे सारे y के, वो सब रिप्लेस हो गए हैं किससे, कांस्टेंट से। कांस्टेंट्स कौन थे, आपको जो सिस्टम में इक्वल टू के बाहर दिए हुए थे, ये देखिए जो इक्वल टू के, ये इक्वल टू के आपको राइट साइड पे दिए हुए थे। ठीक है, हर दफा पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको जो कांस्टेंट्स होते हैं वो इक्वल टू के राइट साइड पे ही रखने पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं z के लिए। तो z के लिए क्या था भाई, z के लिए हम लोग रिप्लेस कर देंगे किसको, z के कोफिशिएंट को किससे, कांस्टेंट से। तो हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अच्छा अब ये मेरे पास तीनों मैट्रिक्स ए बी सी आ गए हैं। तीनों क्यों डिफरेंट है मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर। ये जो मैंने 120 लिखा हुआ है ये मैंने पहले ही कैलकुलेट करके लिखा हुआ था, ये 120 डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेटर से कैसे आएगी। ठीक है, और फिर हम इसको मैंने वहाँ पुट भी कर दिया मैं ऑलरेडी, तो ये मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है 120। तो मैं आपको वेरीफाई कराता हूँ कि कैलकुलेटर से कैसे आया। ठीक है, तो कैलकुलेटर में हम वापस से अपने कैलकुलेटर को नॉर्मल मोड में कर लेते हैं। तो मोड प्रेस किया और मैंने प्रेस किया 1, तो ये हमारा नॉर्मल मोड में कैलकुलेटर आ गया। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स की नोटेशन में, यानी जहाँ मैट्रिक्स की कमांड हमें मिलेंगी, जहाँ फंक्शंस हैं वहाँ मुझे इसको लाना है। तो मोड प्रेस करूँ, मोड प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं मैट्रिक्स नंबर 6 पर है, तो मैं नंबर 6 प्रेस कर रहा हूँ। अब मुझे डिफाइन करना है कि कौन सा मैट्रिक्स मुझे लेना है, मुझे मैट्रिक्स ए बनाना है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर में ए बी और सी है, लेकिन मैंने इसको डी लिया हुआ है तो कोई मसला नहीं है। मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ ए के लिए। ठीक है, और 1 प्रेस करूंगा दोबारा क्योंकि ये 3/3 का मैट्रिक्स है। देखें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 3/3 का मैट्रिक्स है। तो मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ। अब मेरे पास जो मैट्रिक्स आया है मुझे डिफाइन कराना है ए को। तो मैं जितने भी जो मेरे पास ये सारी एंट्रीज थी इस डिटरमिनेंट की मैं वैल्यू वहाँ पुट कर रहा हूँ 1 बाय 1। ठीक है, तो -1 2 3, नेक्स्ट है मेरे पास -4, नेक्स्ट है मेरे पास -5, अब मेरे पास है 6, अब मेरे पास है 7, मेरे पास है -8, अब मेरे पास है -9। मेरे पास मतलब डिटरमिनेंट के अंदर है। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि मैं इसको इसी प्रेस करूंगा, मैंने सारी वैल्यूज पुट कर ली है। जैसे मैं इसी प्रेस करूंगा तो कैलकुलेटर में ये जो वैल्यू मैंने दी है, ए जो डिफाइन किया है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ये मैंने इसको ए सी प्रेस करके इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब मुझे डिटरमिनेंट रिक्वायर्ड है तो मैं करूंगा शिफ्ट और 4 पे। देखिए आपको मैट्रिक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैं 4 प्रेस करूंगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कितने पर है, 7 पर है, तो मैं 7 प्रेस कर रहा हूँ स्टूडेंट 7। अब मैं मुझे ये बता रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है कि डिटरमिनेंट किसका फाइंड करना है, तो डिटरमिनेंट ए का फाइंड करना है। तो मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट वापस से 4, मैट्रिक्स ए 3 पर है तो मैं 3 प्रेस करूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, इक्वल प्रेस करूंगा, 120 आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट 120 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे बाकी भी डिटरमिनेंट की जरूरत है, बल्कि मैं क्या करूंगा इसके डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के बजाय साथ ही साथ डिवाइड बाय 120 करके डायरेक्ट एक्स की वैल्यू लाऊंगा मैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास मैंने ऊपर कैलकुलेट की हुई थी, वो -4 -1 वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू थी -1/3। ठीक है, ऑलरेडी हमें पता है। तो कैलकुलेटर के थ्रू हमें, क्योंकि क्रैमर रूल भी आपको बताना है कैलकुलेटर के थ्रू, तो वो भी साथ साथ में बता दूंगा। ठीक है, अच्छा तो भाई लाते हैं अपना कैलकुलेटर वापस। अब हम काम कर रहे हैं सारे मैट्रिसेस को, जो जो ए बी सी है उसको मैं कैलकुलेटर की मेमोरी में सेव करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं वापस मोड प्रेस करके इसको बंद कर रहा हूँ कंपलसरी मोड में। फिर कंपलसरी मोड से वापस मैट्रिसेस के फंक्शन में, वो है 6 पर, तो मैंने प्रेस किया 6। और अब मुझे मैट्रिक्स ए डिफाइन करना है, मैं प्रेस करूंगा 1, और वो 3/3 का मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं 3/3 का मैट्रिक्स है। मैं 1 प्रेस करूंगा स्टूडेंट्स 3/3 के मैट्रिक्स के लिए। अब मैं इसकी वैल्यू 1 बाय 1 पुट करते जा रहा हूँ। ठीक है,
तो पहली वैल्यू मेरे पास है -7, -7, फिर है 2 और फिर है 3, और सेकंड रो -13, -5 और 6 है, 6। अब थर्ड रो में पहले है 39, फिर -8 और फिर है -9। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं यहाँ से AC प्रेस करके इसको मैं सेव करा देता हूँ। तो मैंने AC प्रेस किया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं आऊँगा मैट्रिक्स B की तरफ। तो मैं वापस प्रेस कर रहा हूँ मॉड, और मॉड में मेरे पास 6 पे मैट्रिसेस है, तो मैं 6 वापस प्रेस करूँगा। अब मुझे मैट्रिक्स बी डिफाइन करना है और वो है 2 पर, तो मैं 2 प्रेस करता हूँ। ठीक है, और ये मैं 1 प्रेस करूँगा क्योंकि ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है, तो मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ। 1 प्रेस मैंने किया। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट करूँगा मैट्रिक्स बी की। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू है -1, -1, -7, 3, सेकेंड रो में -4, फिर है -13 एंड 6, नाउ थर्ड रो 7, 39 and -9. Now I have substituted the matrix B, the values of matrix B. Now saving matrix B into the calculator's memory. Now pressing C for this. Okay. Now going for to save the matrix C, for this pressing mod setup, और 6 पे फिर क्या है मैट्रिक्स, तो मैं 6 प्रेस करूंगा, और मेरे पास सी मैट्रिक्स 3 पर आ रहा है तो मैं 3 प्रेस करूंगा, और ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है तो मैं प्रेस कर रहा हूँ 1। अब मैं सी की जितने भी एंट्रीज हैं वो कैलकुलेटर में सेव करा रहा हूँ। ठीक है, -1, 2, -7, सेकेंड रो में -4, फिर है -5 और है -13, फिर है 7 थर्ड रो, -8 और फिर है 39। ठीक है स्टूडेंट, मैं इसको इसी प्रेस कर रहा हूँ। अब ये सारी मैंने ए बी सी मैट्रिसेस डिफाइन कर दी। ठीक है, अब मैं 1 बाय 1 डिटर्मिनेंट लेता जाऊंगा और उसको डिवाइड भी करूंगा 120 के साथ, जो कि डिटर्मिनेंट डी है, और मेरे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं प्रेस कर रहा हूँ शिफ्ट और प्रेस कर रहा हूँ 4। मेरे पास डिटर्मिनेंट मुझे रिक्वायर्ड है, डिटर्मिनेंट जो है वो 7 पर है, तो मैं प्रेस कर रहा हूँ 7। मुझे डिटरमिनेंट रिक्वायर्ड है मैट्रिक्स ए का, इसलिए मैं शिफ्ट प्रेस करके 4 प्रेस करूंगा, और ए जो है वो 3 पर है तो मैं 3 प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। डिवाइड प्रेस करूंगा, 120 से मुझे डिवाइड भी करना है एक्स की वैल्यू के लिए, तो मैं डिवाइड करूँ, इक्वल प्रेस करूँ तो मेरे पास 4 आ रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 4, तो ये मेरे पास आ गई 4। अब मैं बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट अपने y की तरफ, y के वैल्यू फाइंड करने के लिए वापस कैलकुलेटर लाते हैं स्टूडेंट्स। इसको मैं AC प्रेस करके वापस 0 ला देता हूँ। अब मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट और 4। मेरे पास मैट्रिक्स 7, सॉरी मुझे 7 चाहिए क्योंकि डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, तो मैं प्रेस कर रहा हूँ 7। अब मुझे किस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहिए? बी का, तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, वापस 4 प्रेस करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा बी। बी कहाँ पर है स्टूडेंट? देखिए 4 पर है, तो मैं 4 की प्रेस करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, डिवाइड की साइन लाऊंगा, और मैं 120 से डिवाइड भी साथ साथ कर दूंगा ताकि मुझे y की वैल्यू भी मिल जाए। इक्वल प्रेस करूंगा स्टूडेंट, -1 वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे आ गया -1। ठीक है, अब मैं आता हूँ z के लिए, और z में मैंने ऑलरेडी मैट्रिक्स सी डिफाइन किया हुआ है जो कि कैलकुलेटर की मेमोरी में हमने सेव भी किया था। इसको मैं 0 कर रहा हूँ, वापस आता हूँ शिफ्ट और मैं आता हूँ 4 पे। डिटरमिनेंट मुझे रिक्वायर्ड है, 7 पे डिटरमिनेंट है, और डिटरमिनेंट मुझे किसका कैलकुलेट करना है? मैट्रिक्स सी का। वापस से शिफ्ट और 4, और मैट्रिक्स सी है 5 पर, तो मैं प्रेस कर रहा हूँ 5, ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा स्टूडेंट, डिवाइड इसको करूँगा 120 से, और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी z की। इक्वल प्रेस करूँ तो -0.33, -0.33 का मतलब 1/33 होता है, 1/3 होता है। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, आप -0.333 लिख लें या आप -1/3 लिख लें। ये आपके ऊपर टोटली बेस करता है कि आप डेसिमल में वैल्यू लाएं या आप इसमें लिख दें, फ्रैक्शन में लिख दें। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों जो आंसर हैं क्रैमर रूल से भी हमने सॉल्व किया, और हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने
एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या कोई भी मेथड जो डिफाइन है कैलकुलेटर में, उससे हमने कैलकुलेट किया है। दोनों के आंसर आप देखें, x-4, y-1 और z-1/3। जबकि क्रैमर रूल से अगर हम देखें तो क्रैमर रूल से भी हमारे पास आंसर 4 -1 -1/3 आ रहा है। सही है स्टूडेंट, तो इससे हमारा आंसर जो है वो वेरीफाई हो जाता है। और हमें जो है कैलकुलेटर में भी सीख गए हम लोग, बड़ी लॉन्ग कैलकुलेशन होती थी, ठीक है। किसके लिए? क्रैमर रूल के लिए, जो हम कैलकुलेट करते थे तो काफ़ी टाइम लग जाता था मैनुअली सॉल्व करने में, तो क्रैमर रूल आपको इसमें हेल्प करेगा, आपका टाइम कम होगा, बच जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।